हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी हुआ है उसी मॉडल पेपर के आधार पर बिल्कुल ये नया मॉडल पेपर है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आज की इस वीडियो में विज्ञान के तीसरे नंबर मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और आप लोग 70 प्लस का यहाँ पे टारगेट लेके इस मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह भाग क्या होता है। तो वह भाग दृष्टिपटल होता है, जिसे हम लोग रेटिना भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु है। यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु कितना होता है। तो अनंत होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R=V/I। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर कि धातुओं में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे ऋण आवेश होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो एमीटर से की जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। तो उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और आप लोग यहाँ पे 70 प्लस लाने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपका 70 प्लस आता है तो हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11
11 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो जो सौर ऊर्जा है ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस ये अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अकारक नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अकारक नहीं है। तो यहाँ पे O2 यानी ऑक्सीजन क्या है, अकारक नहीं है, ये ऑक्सीकारक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पीएच मान क्षारक विलयन देता है। तो यहाँ पे 13 क्या देगा, जिसका भी विलयन का पीएच मान 13 होगा वो क्षारक मान देगा, यानी क्षारक विलयन देगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, और जिस विलयन का पीएच मान 2 होगा वो अम्लीय होगा, और जिस पीएच का मान 6 होगा वो भी क्या होगा, अम्लीय होगा। और दूध का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। यहाँ पे आपको बताना है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, इसमें से उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र का कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पे देखिए Na2CO3 × 10H2O क्या होता है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र या यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो किससे निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 18 नंबर कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस से कौन सा पदार्थ बनता है। तो विरंजक चूर्ण बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। तो CaCO3 का विविध रूप है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि जठर रस का पीएच मान लगभग है। यहाँ पे आपको बताना है कि जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो 1.2 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन आयनिक यौगिक है। तो KCl क्या है, आयनिक यौगिक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24
यहाँ पे देख लीजिए 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में के 3 अबंध है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध हैं। तो C3H4 के 3 अबंध होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 2 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो ये ए ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी आवश्यक है। क्लोरोफिल तो ये भी आवश्यक है। और सौर प्रकाश तो यानी ये भी क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए तीनों की आवश्यकता पड़ता है, यानी सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो मृतजीवी विधि पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है, इसीलिए जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरा दिखाई देती हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है, और यह क्रिया कहां पे होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग की होने की संभावना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है। तो ग्वाइटर, गलगंड या घोंघा, ये तीनों हो सकता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि एस्ट्रोजन कहां से स्रावित होता है। तो ये अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो सेरिब्रम के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि घेंघा किस समुदाय का प्राणी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घेंघा किस समुदाय का प्राणी है। तो मोलस्का का समुदाय का प्राणी है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जंतु उभयलिंगी है। तो जो केंचुआ होता है ये क्या होता है, उभयलिंगी होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि पराग कोष होते हैं। यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए कि पराग कोष में क्या होते हैं। तो पराग कोष में पराग कण होते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, और लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 70 प्लस आया या नहीं आया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर।
37 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है कि किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो जंगली जानवर को आप लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 आर का प्रयोग होता है, किया जाता है, इसका मतलब है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पर्यावरण बचाने के लिए हम 3 आर का प्रयोग करते हैं, तो इस 3 आर का यहाँ पे पूरा नाम क्या होता है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे कम उपयोग, बी ऑप्शन है पुनर्चक्रण, सी ऑप्शन है पुनः उपयोग, डी ऑप्शन है सभी। तो ये जो 3 आर होता है, इसका पहले आर का होता है कम उपयोग, दूसरे आर का मतलब होता है पुनः चक्रण, और तीसरे आर का मतलब होता है पुनः उपयोग। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। ए ऑप्शन है शहरीकरण, बी ऑप्शन है प्रदूषण, सी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, डी ऑप्शन है वृक्षारोपण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। तो शहरीकरण से भी हो रहे हैं और प्रदूषण से भी हो रहे हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो कहां संकेत करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इथेनॉल का भी कर सकते हैं, प्रोपेनॉल का भी कर सकते हैं, इथेनोइक अम्ल का भी कर सकते हैं, यानी इनमें से सभी का कर सकते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि नई कार्तीय चिन्ह परपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप लगा होता है, क्योंकि तो यहाँ पे जो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी जो टीन होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है और जो जिंक होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए टीन का ही लेप लगाया जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो जो दिमाग है ये क्या है, संवेदी ग्राही नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, पूरे 80 के 80 प्रश्न देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका 70 प्लस आया या नहीं आया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो ये होता है विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज आधारित है, तो किस पे आधारित है, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित
आधारित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो पवन विद्युत जनित्र नहीं चलेगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि सौर सेल में उपयोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि सौर सेल में उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि कौन सा गैस ओजोन परत में छेद करने के लिए उत्तरदायी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद करने के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी जो CFC गैस है, ये क्या करता है, ओजोन परत में छेद करता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे CFC गैस होता है, ये कहां से निकलता है, तो फ्रिज से निकलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्वसन के लिए अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, तो अंकुरित बीज हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो ये उत्सर्जन का एक हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो जल के परिवहन के लिए ये जिम्मेदार है जाइलम, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधे में जो फ्लोएम पाया जाता है, ये भोजन का परिवहन करता है, तो उसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन के दौरान CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि श्वसन के दौरान हम किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। और श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किससे नियंत्रण किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फलों को पकाने को निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है, तो एथिलीन से किया जाता है नियंत्रित। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60
60 नंबर प्रश्न है कि विकृत गंधिका के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विकृति गंधिका के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है। तो तेल वसा का ऑक्सीकरण है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित हैं। तो बाईं ओर स्थित हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धन आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो क्या कहे जाते हैं, तो धातु कहे जाते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो बोहर ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 70+ आया या नहीं आया। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि चीनी के किण्वन से क्या बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीनी के किण्वन से क्या बनता है। तो एथेनॉल बनता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा एल्कोहल है जो पीने के लिए उपयोग होता है। तो कौन सा एल्कोहल है, तो वो एथेनॉल है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है, तो एथेनॉल उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय निम्न में से किसको मिला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 68 नंबर कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय निम्न में से किसको मिला। तो मेंडलीफ को मिला, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि ये कोशिकाएं रक्तस्राव को रोक सकती है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो रक्तस्राव को रोक सकती हैं। तो जो प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं ये रक्तस्राव को रोक सकती हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि वृक्क का आकार होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्क किस आकार का होता है। तो सेम के बीज के समान होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा होता है तो किसके कारण से होता है। तो शरीर में आयोडीन की जब कमी हो जाती है तब ये होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न है कि जीव जनन क्यों करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 72
जीव जनन क्यों करते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है अपनी जाति के अस्तित्व बचाने के लिए, बी ऑप्शन है अपनी जाति की संख्या के वृद्धि के लिए, सी ऑप्शन है अनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए जीव जनन करते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है तो अर्धसूत्री होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है तो जीनोटाइप कहलाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम अम्लीय की उत्पत्ति किस जीव के कारण से हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वप्रथम अम्ल की उत्पत्ति किस जीव के कारण से हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 75 नंबर। तो अम्ल की उत्पत्ति नील हरित शैवाल के कारण से हुई, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, तो अफ्रीका में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है, तो ए ऑप्शन है कचड़ों से होने वाली बीमारियों से सुरक्षा होता है, बी ऑप्शन है प्रदूषण पे रोकथाम, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है, तो कचरा प्रबंधन से कचड़ों से होने वाली बीमारियों से सुरक्षा मिलता है, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे प्रदूषण पर रोकथाम होता है, यानी ए और बी यहाँ पे दोनों सही होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि मृत जीवी यहाँ पे किसका भक्षण करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृत जीवी किसका भक्षण करते हैं, तो मृत जीव और जंतुओं का करते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर है, यहाँ पे निम्न में प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है। ए ऑप्शन है कारखाने, बी ऑप्शन है गाड़ियां, सी ऑप्शन है जलावन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, तो कारखाने भी हैं, गाड़ियां भी हैं और जलावन भी हैं, यानी इनमें से सभी हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि केरल में सुरंगम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केरल में सुरंगम क्या है, तो प्राचीन जल संग्रहण संरचना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये थे 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप लेट से जुड़े हैं तो फिर से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था 80, और आप अब यहाँ पे बता दीजिए कि आपका 80 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। अगर आपका 70 प्लस आता है तो काफी अच्छी तैयारी है, अगर आपका 50 से नीचे आता है तो आपको और यहाँ पे तैयारी करने की जरूरत है, और जिनका 70 प्लस आया है वो काफी अच्छी उनकी तैयारी हो चुकी है, और इसी लय में आपको तैयारी करना है। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और 8 बजे रात में यहाँ पे गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न चलता है, तो गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर एक सब्जेक्ट का 500 बता रहे हैं हम, और इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न से ही 2021 बोर्ड एग्जाम में प्रश्न रहेगा। तो आप लोग 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा, 8 बजे आप लोग जरूर जुड़िए और गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग जरूर देखिए। यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है कि वह धातु जो केवल अम्ल राज में घुलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा धातु
धातु है जो केवल अम्ल राज में घुलता है? ए ऑप्शन है Al, बी ऑप्शन है Fe, सी ऑप्शन है Au, डी ऑप्शन है Cu। तो जो भी ऑप्शन आपको इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।